वहाँ से एक आदमी वो आके तो ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता था। 3-4 दिन मैं उसको देखता रहा। मैं उसके पाँव को देखता तो उसने नायलॉन की चप्पल के जो वो उसको वो बदर जिसको हम कहते हैं, वो टूट गए थे, तो उसने वो टाकियाँ उसको लगाई थी लपेट-लपेट के। तो मैंने कहा, "बाबा क्या बात है? तू क्यों यहाँ खड़ा होता है?" तो उसने कहा, "मुझे तहसीलदार के पास कुछ काम है।" तो चलो उस वक़्त का जो तहसीलदार था, मेरी उनसे लड़ाई हुई कि ये 3 दिन से यहाँ खड़ा है और आप इसकी फाइल नहीं कर। तहसीलदार ने उसकी फाइल नहीं की, वो उसको छोड़ के उठ के चला गया और मैंने उसकी वो फाइल उठाई और मैंने उस पे आउट ऑफ द वे जाके दस्तखत कर दिए और मैं एसडीएम साहब के पास पहुँच गया और मैंने एसडीएम को कहा कि इसका पीआरसी है और ये आदमी खज्जल हो रहा है, ये गरीब है, रिकॉर्ड इसका कंप्लीट है, फाइल इसकी कंप्लीट है, खुदारा इसको दे दीजिए और इसकी हालत देखिए क्या है। तो एसडीएम साहब ने जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने उसका सर्टिफिकेट ऑन स्पॉट उसी वक्त दे दिया। उसकी फीस मैंने जेब से दी, उसको 100 रुपया मैंने दिया कि चप्पल ले आ और नई चप्पल लगा पाऊँ मैं। बूट तुझे मैं लेके नहीं दे सकता, लेकिन चप्पल तुझे लेके दे सकता हूँ। वो 100 रुपये की उसने चप्पल लाई, चपरासी को साथ भेजा, उसने लाई तो वो उसको करके, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि सर मैं क्या करूं कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास हैं 20 रुपये, मैं वहां से पैदल आया हूं सुबह, इसलिए कि अगर वो 20 रुपये किराया है, अगर मैं सुबह ये किराया दे देता तो शाम को लेट यहाँ से खलासी होती तो फिर मुझे सारी रात चलना पड़ता, तो फिर मुझे गाड़ी नहीं मिलती। अब मैं सुबह आ गया पैदल, अब मैं जाऊंगा गाड़ी पे, तो मेरे पास वो 20 रुपये हैं। तो मुझे उसका दुख हुआ, उसका एहसास हुआ, तो उसका मैंने काम, ऐसे मैंने सैकड़ों काम बल्कि हजारों काम अपने लाइफ में किए हैं या करवाए हैं ऐसे गरीब लोगों के। तो हमेशा ये कोशिश रही है कि गरीब को इंसाफ जो है वो बहुत जल्द मिले। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड तहसीलदार रफीक अहमद साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया, मेहरबान साहब। रफीक साहब, अगर हम बात करें आपकी शुरुआती तालीम कहाँ से हुई, कहाँ पे आपका बचपन बीता और ये जो तहसीलदार बनने तक का सफ़र है, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। सर मैं गांव जखेड़ तहसील लाटी मरूठी का रहने वाला हूँ। वहाँ पे 5वीं का स्कूल हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल। तो जब प्राइमरी पास की 6th में अब जाना था, तो एक साइड से वहाँ बसंतगढ़ में हाई स्कूल था, वो 16 किलोमीटर था पैदल, और एक लाटी में था वो 15 किलोमीटर था मेरे घर से। तो हमने 15 किलोमीटर वाला प्रेफर किया और फिर वहाँ हमने 10th पास की लाटी में। स्कूल आना जाना नहीं, वहाँ डेरा रखा था, खुद खाना बनाना, खुद कपड़े धोने, खुद मतलब सारा करना। तो ये शुक्र है कि माँ ने हमें पहले ही ट्रेन किया हुआ था, उनको पता था कि यहाँ पे स्कूल 5वीं का है, 5वीं पढ़ता बच्चा 10-11 साल का होता है। तो लेकिन उन्होंने हमें ट्रेन किया था खाना बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि बाद में इनको कहीं डेरा रखना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा। तो फिर हम खुद अपना खाना बनाते थे, कपड़े धोते थे। तो वहाँ मैट्रिक की, उसके बाद तो इतने खुद कफील भी नहीं थे, या इतना 5 भाई सब पढ़ रहे थे स्कूल में, प्राइवेट कोशिश करते रहे। तो तब मैं 12th कर रहा था कि मैं पटवार ट्रेनिंग के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई। तो पटवार ट्रेनिंग 85-86 में रिजल्ट आया, तो 87 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। तो पहले मैं पंचैरी में पटवारी रहा, फिर लांतर में रहा, उसके बाद जनाब ये बप सराठ जो है मानतलाई से आगे यहाँ रहा। इसके बाद मैं अपने इलाके में चला गया, जो मेरे अपना पटवार हल्का डूडू है, वहाँ कोई 4-4.5 साल में पटवारी रहा। उसके साथ एडजाइनिंग वाली एक पटवार है पचौन, वहाँ मैं रहा। तो एडिशनल चार्ज बसंतगढ़ का मेरे पास रहा, मंग का मेरे पास रहा, बहुत बड़ा एरिया था। तो वो मतलब महीने के मुझे 30 दिन डिप्टी पे ही निकल जाते थे, घर मेरे लिए टाइम नहीं बचता था, क्योंकि 3 पटवारें हुआ करते थे मेरे पास।
उसके बाद मैं सुधमादेव में पटवारी रहा हूँ। फिर जनाब मैं पत्नीटॉप में करला में पटवारी रहा, एटलीस्ट 10 साल वहाँ पे पटवारी रहा हूँ। तो वहाँ से फिर मैं गिरदावर बन गया, उसके बाद नायब तहसीलदार बन गया, फिर रामबन से तहसीलदार रिटायर हो गया। जी हाँ। अच्छा साहब, जब आप पटवारी के तौर पे जब आपकी जॉब लगी, हमने सुना आपके फादर साहब कुछ नाराज थे आपसे। जी हाँ, जब खास करके मैं जब अपने गांव में मेरी पोस्टिंग हुई तो शाम को मैं बड़ा खुश था। तो मैं घर में पहुंचा तो वालिद साहब को मैंने सलाम की तो मुझे जवाब नहीं आया सलाम का। मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने वालिदा से पूछा कि क्या बात है, कुछ नाराज़ हैं वालिद साहब? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, खुद ही पता कर ले। तो रात को जब बैठे थे किचन में तो मैंने कहा कि क्या बात है, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? कहा हाँ, कि तुझे अपने इलाके में नहीं आना चाहिए था, पटवारी ये बदनाम जॉब है, तो पता नहीं तुम लोग क्या क्या करोगे। और उन्होंने कहा कि मेरे बाप यानी कि मेरे दादा जो थे वो पंच सरपंच रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ आदमी इस इलाके के रहे हैं, वो उस वक़्त के पढ़े लिखे आदमी थे, फ़ारज़दान थे। और उनके जाने के बाद मैंने लोगों के काम किए हैं, कभी किसी के घर में चाय नहीं पी है। और अब हमारे लोगों का तांता बंधा रहेगा मेरे पास, तुम लोगों की कंप्लेनें लेंगे। कहा कि ये इन्होंने ऐसे कर दिया, ये पटवारी ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा उसके लिए आप निश्चित रहें, ये हम भी आपकी ही औलाद हैं और आपका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके पास शिकायतें आए, और अगर कोई आएगी भी, झूठी भी आ सकती है, तो उस पर ज़रा वो कर लेना खोज के ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया पटवार का। 7-8 साल मैं अपनी एक पटवार दो पटवारों में रहा। तो उसके बाद जिस दिन मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हुई, ये 99 में जी। तो वहाँ से जब ट्रांसफ़र, तो उस दिन कोई लगभग 2000 लोग वहाँ खड़े थे जहाँ मेरा पटवार खाना था वहाँ। तो मेरे वालिद साहब भी अचानक कहीं से आ गए। तो हर आदमी अश्कबार था, हर आदमी रो रहा था। और वो ये प्रोग्राम बना रहे थे लोग कि हम 1-2 गाड़ियाँ करके यहाँ से डीसी के पास धरना लगाएंगे या मिनिस्टर के पास धरना लगाएंगे और हम अपने पटवारी को नहीं जाने देंगे। क्योंकि उस वक्त मिलिटेंसी बहुत थी, बहुत मुश्किल था उस हालात में काम करना, और मैं थक गया था काम कर करके। फार फ्लांग एरिया है वो, तो मैं भी चाहता था निकलना वहाँ से, लोग नहीं छोड़ते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब भी रो गए उन लोगों के सामने और कहा कि इस 8 साढ़े 8 साल में एक भी शिकायत मेरे पास नहीं आई है कि मेरे लड़के ने किसी को तंग किया है या कोई ऐसी बात है। तो उससे वालिद साहब की ज़बान से ये बातें सुन के मुझे और मतलब एक हिम्मत मेरी बंधी। और मेरा एक, चूँकि मैं एक मतवस्त घराने से, एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती जफाकश रहे हैं, तो हमें एहसास था कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि हमने उसको बहुत करीब से देखा था। इसलिए सारी सर्विस में मैंने गरीबों के काम को हमेशा प्रेफरेंस दिया है। मैं नहीं समझता, अगर आप 100 आदमियों को पूछेंगे, जहां मैं पटवारी रहा हूं, गिरदावर रहा हूं, नायब तहसीलदार रहा हूं, तहसीलदार रहा हूं, 100 में से 100 आपको कहेगा कि उसने गरीबों के काम किए हैं और किसी का कोई पैसा नहीं लगा है काम के लिए। तो हमने वो कोशिश की है, यही हमें हदायत अपने माँ बाप की तरफ से भी रही कि गरीबों के काम करने हैं। इन लोगों के जो नहत्ते हैं, जो गरीब हैं, उनके काम नहीं होते, वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तो कम से कम मैंने अपने तक कभी किसी को बार बार चक्कर नहीं लगाने दिए हैं। अपने दफ्तर के, जब मैं पटवारी था, गिरदावर था, नायब तहसीलदार था, तहसीलदार था, बल्कि मैं जब अपने ऑफिस से निकलता था तो हमेशा, जब मैं तहसीलदार या नायब तहसीलदार था, तो मैं सारी सेक्शनों के चक्कर लगाता था कि कोई गरीब आदमी कहीं रह तो नहीं गया जो क्लर्क के पीछे बैठा होगा कि मेरा काम करवा दे। और कई लोग मैंने वहां से निकाले हैं को मैंने कहा भाई आपका काम तो कर दिया हुआ है, आप क्यों यहाँ घूम रहे हो? तो मतलब इस तरीके से
मैं डैंग साहब क्या बताऊं आपको कि ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि मैं कहता हूं कि घंटों लग जाएं। मुझे एक बात आप बात करते करते याद आ गई जी। कि मैं चनैनी में नायब तहसीलदार था। जी। बहुत फार फलांग एरिया था, गाड़ियां धनास पटवार का एक। जी। वहां से एक आदमी वो आके तो ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता था। 3-4 दिन मैं उसको देखता रहा। मैं उसके पाँव को देखता तो उसका नायलन की चप्पल के जो वो उसको वो बदर जिसको हम कहते हैं, वो टूट गए थे। तो उसने वो टाकियां उसको लगाई थी लपेट लपेट के। तो मैंने कहा बाबा क्या बात है, तू क्यों यहाँ खड़ा होता है? तो उसने कहा मुझे तहसीलदार के पास कुछ काम है। तो चलो उस वक्त का जो तहसीलदार था, मेरी उनसे लड़ाई हुई कि ये 3 दिन से यहाँ खड़ा है और आप इसकी फाइल नहीं कर। तहसीलदार ने उसकी फाइल नहीं की, वो उसको छोड़ के उठ के चला गया और मैंने उसकी वो फाइल उठाई और मैंने उस पर आउट ऑफ द वे जाके दस्तखत कर दिए और मैं एसडीएम साहब के पास पहुंच गया और मैंने एसडीएम को कहा कि इसका पीआरसी है और ये आदमी खजल हो रहा है, ये गरीब है, रिकॉर्ड इसका कंप्लीट है, फाइल इसकी कंप्लीट है, खुदारा इसको दे दीजिए और इसकी हालत देखिए क्या है। तो एसडीएम साहब ने जब उसकी हालत देखी तो उन्होंने उसका सर्टिफिकेट ऑन स्पॉट उसी वक्त दे दिया। उसकी फीस मैंने जेब से दी, उसको 100 रुपया मैंने दिया कि चप्पल ले आ और नई चप्पल लगा पाऊं। मैं बूट तुझे मैं लेके नहीं दे सकता, लेकिन चप्पल तुझे लेके दे सकता हूँ। वो 100 रुपये की उसने चप्पल लाई, चपरासी को साथ भेजा, उसने लाई। तो वो उसको करके, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि सर मैं क्या करूं कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास हैं 20 रुपये। मैं वहां से पैदल आया हूं सुबह इसलिए कि अगर वो 20 रुपये किराया है, अगर मैं सुबह ये किराया दे देता तो शाम को लेट यहाँ से खलासी होती तो फिर मुझे सारी रात चलना पड़ता, तो फिर मुझे गाड़ी नहीं मिलती। अब मैं सुबह आ गया पैदल, अब मैं जाऊंगा गाड़ी पे तो मेरे पास वो 20 रुपये हैं। तो मुझे उसका दुख हुआ, उसका एहसास हुआ। तो उसका मैंने काम ऐसे मैंने सैकड़ों काम बल्कि हजारों काम अपने लाइफ में किए हैं या करवाए हैं ऐसे गरीब लोगों के। तो हमेशा ये कोशिश रही है कि गरीब को इंसाफ जो है वो बहुत जल्द मिले और उसके दरवाजे तक पहुंचे। हमेशा इस चीज को माँ बाप की भी इंस्ट्रक्शन यही थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस किस्म की नौकरी की है डैन साहब। रफीक साहब, रेवेन्यू में नौकरी लगना मैक्सिमम लोगों का ऐसा सोच बन चुकी है कि आपकी लॉटरी लग गई, आपको लाइसेंस मिल गया करप्शन करने का। रिटायरमेंट के बाद आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, अगर मैं भी वैसा करता तो आज हो सकता था बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस, पैसा, सब कुछ होता? सर ये ठीक बात है कि मतलब एक लंबी 37-38 साल नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये ठीक है कि पैसा मेरे पास नहीं है। ये ईमानदारी की बात है कि जब मुझे पेंशन नहीं मिली थी तो मतलब मैं एक दिन इतना परेशान हो गया कि मेरे बड़े भाई ने, वो भी रिटायर हुए हैं एजुकेशन से, उन्होंने कहा क्या बात है तेरे पास पैसे हैं? तो मैंने कहा हाँ। कहते यार सच बता। तो उसने मुझे 50,000 रुपया दिया और मैं बहुत मतलब मैं इतनी खुशी हुई मुझे। बोला अब मैं बच्चों से तो नहीं मांग सकता, मतलब ऐसा सिस्टम था, बच्चे को नहीं कह सकता था। तो उसने मेरे अकाउंट में 1-2 लाख रुपया भेजा कि इसको शायद जरूरत होगी तो ये किसी से मांग नहीं पाएगा। उसके बाद मेरी पेंशन या पैसा वैसा आ गया। तो मतलब वो नहीं है, लेकिन जिस तरफ निकलता हूं आप यकीन माने, मैं यहाँ से चिनैनी से मैं या मास्क लगा के निकलता हूँ, चिनैनी, सुदमादेव, मानतलाई, बपसराड, सिरा, लाटी, अगर मैं रुक जाऊं तो 200-400-500 आदमी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो मुझे 2 घंटे वहां से छोड़ेंगे नहीं। तो इज्जत बहुत दी है मेरे अल्लाह ने, और जहां जाऊं सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि बैठे हमारे पास चाय पिए हैं, नमस्ते करते हैं। लेकिन ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग कि जब उन्होंने काम नहीं किए हैं लोगों के, तो आज पोजीशन ये है उनकी कि लोग उनको नमस्ते तक कोई करके राजी नहीं है। दूसरी बात ये है सर कि महकमा माल में मैंने देखा है कि सबसे बेहतरीन महकमा ये है जिसमें गरीबों की खिदमत हो सकती है। हर आदमी को काम पटवारी के साथ है। हर वो आदमी, मैं कहता हूं कि इस कुर्राए अर्ज पे जो भी चीज है उसका हिसाब किताब पटवारी के पास है। तो हर आदमी को, और कितना खुश नसीब है वो पटवारी, वो लोगों की इतनी दुआएं ले सकता है, इतनी दुआएं ले सकता है कि मैं कहता हूं कि उसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग, जो जिसको वो मनी माइंडेड हैं
या कोई वो पैसे के लिए उससे पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि गरीबों की खिदमत करते हैं, उनके काम करते हैं, और हमें तसल्ली है। मुझे रिटायरमेंट तक मुझे आज कोई एक ज़र्रा भर भी पछतावा नहीं होता कि किसी का काम मैंने छोड़ दिया होगा। जो मेरे पास आया, आज बच्चे कहीं रास्ते में मिलते हैं, कोई मुलाजिम मिलते हैं, वो पाँव पड़ते हैं कि सर आपकी नेकी है, आपने सर्टिफिकेट दिया था। मैं नहीं जानता वो मैंने किसको दिया था, मुझे पता ही नहीं। मैंने शायद पहले बात चल रही थी, मैंने बताया कि एक लड़का मेरे पाँव पड़ गया वो रामबन में, कहा कि सर मैं सब इंस्पेक्टर लग गया। मैंने कहा तू कौन है? कहता सर आपने तो मुझे सर्टिफिकेट दिया था। तो खुदा की कसम मैं नहीं जानता था उसको, मुझे नहीं पता वो कौन है। कब मैंने उसको, उसकी फाइल सही थी, मुझे नजर आई होगी तो मैंने क्यों देखना था ये कौन है, हैं, ये इसका क्या नाम है, कभी नहीं पूछा सर्विस में। हमने देखा कि ये गरीब है, इसको तहसील के चक्कर नहीं लगने चाहिए, ये डिजर्विंग है। उसका आरबीए सर्टिफिकेट हो, उसका एससी हो, उसका एसटी हो, या कि उसका कोई और सर्टिफिकेट हो, तो उसमें कभी देरी नहीं की है। जहाँ सेटिस्फेक्शन हो गई कि ये डिजर्विंग है तो उसको दे दिया, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है, सेहत ठीक है, मतलब सब अच्छे से है, और तसल्ली होती है। जिस तरफ जाते हैं इज्जत बहुत मिलती है। बस पैसा क्या करना था, पैसा हो लोग गालियां निकालें, मैं यहाँ से निकलूं, आगे से चौक से निकलूं तो लोग कहें ये वही आदमी है, इसने इतनी करप्शन की थी जनाब, इसके पास ये है वो है। बैग साहब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिल है अल्लाह ने दिया, और एक इज्जत दी है मेरे अल्लाह ने। जिधर जाते हैं तो लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, गरीब गुरबे लोग जिनके काम किए हैं। बस ये सेटिस्फेक्शन है। तो रफीक साहब, ये जो ईमानदारी से काम करना है, ये कोई इतना आसान भी नहीं होता है। जो उस सोच के लोग होते हैं जिनके दिमाग में जो है करप्शन भरी होती है कि मैं कैसे किससे निकालूं पैसा, तो दिक्कतें परेशानियां भी आई होंगी बहुत सारी जगहों पे। बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं, मतलब लोग साथ नहीं देते, अपना स्टाफ साथ नहीं देता। मतलब दफ्तरों में जब मैं तहसीलदार था या तहसीलदार था तो दिक्कतें आती हैं, क्लर्क साथ नहीं देते। लेकिन उनकी मैं एक आमतौर पे हर जगह ऑफिस में सुबह आते ही एक मीटिंग लिया करता था। आमतौर पे हमारे गांव के लोग तहसीलों में मुलाजिम गांव के ही लोग हैं, लोकल होते हैं ज़्यादातर। तो मैं उनको ये बात हमेशा बताता था कि हमारे गांव के लोग, जिंदगियां उनकी हो जाती हैं, वो कहते हैं हमारा अपना आदमी आएगा तो हम ये काम करवाएंगे, हमारा पटवारी आएगा कोई अपना लगेगा तो हम ये गिरदौरी लगवाएंगे। लेकिन अपना तवक्को होती है, लेकिन हमारे लोग वो काम नहीं करते। जब वो लगते हैं तो वो मनी माइंडेड हो चुके होते हैं, उनके इतने खर्चे बढ़ गए होते हैं कि उनके पास उनके, और एक तरबियत उनकी वैसी हुई होती है, तो वो उसमें आ जाते हैं सर। अलबत्ता मैं आपको कहूं सर कि पैसे ना हो इज्जत, मतलब मैं कहूं सर, एक कहीं मैं गांव में जाके खड़ा हो जाऊं तो मुझे अगर जरूरत पड़ जाए तो खुदा की कसम मुझे 50 लाख रुपया शाम तक लोग इकट्ठा करके दे देंगे, मुझे इतना भरोसा है। बोले इतना, मैं आपको, मुझे पत्नीटॉप से एक आदमी उसकी वफात हो गई, कृष्ण सिंह जी थे वो। मैं अभी पिछले साल कोई जुलाई की जून की बात है, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, कहा कि बड़े दिनों से तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हो सकी है, तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा राजा जी मुझे भी बड़ी तमन्ना है, मैंने सुना था आप बीमार हैं, आपके बेटे ने बताया था, तो मैं किसी वक्त आऊँगा मुलाकात करने के लिए। उसने कहा तू आ या ना आ, मैंने तेरे लिए 5 मरले ज़मीन रखी है, और मैंने अपने बेटों, मेरे 3-4 लड़के हैं, मैंने सबको बता दिया हुआ है, तो वो मेरे रहते तू यहाँ 1-2 कमरा बना लेता, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होनी थी, और मैंने कोई उसका पैसा नहीं लेना है। बोले मैं तेरे काम से इतना मुतासर हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं मरने से पहले ये दान कर जाऊं और ये जगह तुम्हें दे जाऊं, तुझसे ज़्यादा डिजर्विंग मुझे कोई नज़र ही नहीं आता है। तो मैंने कहा, उनका एक बेटा है, उसका नाम है नरेश। मैंने कहा नरेश में और मुझ में कोई फर्क है? कहा भगवान की कसम नहीं है। मैंने कहा मेरी तरफ से वो जगह नरेश को दे देना, मैं जब नरेश के घर में आऊंगा तो मुझे निकाल देगा नरेश घर से? कहा नहीं। मैंने कहा जब गर्मियां होंगी मैं अपना परिवार उठा के नरेश के घर बैठ जाऊंगा आके, तो नरेश को बोलो आपने कह दिया, मुझे पहुंच गई जगह। तो इससे बड़ी खुशी होती है डैंग साहब, इससे बढ़ के खुशी और कोई नहीं हो सकती कि आज भी 10 आदमी, जब मैं पटवारी रहा हूँ पत्नीटॉप में,
तब जमीन का वहां 2 लाख रुपया कनाल का रेट था, आज 10 लाख रुपया मरले का रेट है। आज भी 5-5, 10-10 मरला लोग कहते हैं कि हम आपको जगह मुफ्त देते हैं, तू यहाँ पे अपना मकान बना ले, 2 कमरे बना ले। तो मैंने कहा आपने तो बनाए हैं ना, मेरे लिए वही काफी है। तो हमने उसका लालच नहीं किया, तो हमने कोशिश की कि गरीबों को सही रास्ता दिखाया जाए, उनके जो डिजर्विंग हैं उनके काम किए जाएं। एक भी मुकदमा मेरी पटवार में नहीं होता था जनाब। मैं आपको सच कह दूं कि मैं पदनटाप से 10 साल पटवार करने के बाद निकला, तो मैंने जिस पटवारी को चारे दिया उसको मैंने कहा कि मैं दावे से कहता हूं कि एक भी मुकदमा नहीं है, मैं खत्म कर देता हूं सारे मुकदमे, मैं आपसी पैचअप करवा देता हूं, उनके समझौते करवा देता हूं। तो मैंने कहा ये लोग सारी जिंदगी हो जाती है इनकी कि हमारा आदमी आएगा, ये हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन हम इनके नहीं बनते और हमें बन के दिखाना है। तो हमें इनके काम करने हैं, इनकी दुआएं मिलती हैं। तो लेकिन सर कुछ लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते और हमेशा वो परेशानी में रहते हैं। मेरी बात याद रखना, उनको अपनी प्रॉपर्टी छिपाते ही जिंदगी चली जाती है, या कि पैसों के उसी लालच में या जेल चले जाते हैं या कुछ और, या कहीं और कोई परेशानी, घर का सुकून नहीं होता है। तो मैं आपको कहता हूं कि डैंग साहब इससे बढ़िया कोई सुकून नहीं है तो कि तुम हम गरीब की किसी की हमने मदद की होगी, और जब हम देखते हैं वो गरीब कहीं मिलता है तो वो कहता है कि आपने बड़ी मेहरबानी की थी। इतना सुकून मिलता है, इतनी चैन की नींद आती है, इतनी भूख लगती है डैंग साहब जिसकी कोई बात ही नहीं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं रशीद साहब, मैक्सिमम मुलाजिम जब रिटायरमेंट होती है तो साथ ही में वो चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, इलेक्शन कंटेस्ट करें, और आप जैसा शख्स अगर सियासत में हो, लोगों की भी भलाई हो सकती है, तो आपने सियासत ज्वाइन करना बेहतर नहीं समझा, या कहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करना, या मौका मिला आपको कहीं इस रिटायरमेंट के बाद? ऐसा नहीं है, मैक्सिमम पार्टियों ने भी अप्रोच की, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि इतनी जल्दी कि मतलब कोई फैसला ले पाऊं। असल में डैंग साहब झूठ नहीं कह सकते लोगों से, और मैंने देखा कि आज की सियासत में सुबह से शाम तक झूठ ही कहना है। उनको पता नहीं क्या क्या लोगों के साथ वादे करने हैं, फिर वो पूरे हों या ना हों। तो लोगों को तो पसंद भी आता है झूठ, वो सुनना भी चाहते हैं। सुनना भी चाहते हैं, तो हमसे वो झूठ नहीं हो सकता। बहरहाल हमने ये कोई कसम नहीं खाई है कि किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहां पे जाएं, सियासत में भी जाएं जहां गरीब की खिदमत हो सके। और मैं कहता हूं कि मरते दम तक यही कोशिश रहेगी कि कहीं गरीब की मदद हो जाए, क्योंकि डैंग साहब इतनी मिसालें मिली हैं उसकी, इतना मेरे अल्लाह ने उसका सिला भी दिया है कि गरीब की मदद हो जाती है तो सुकून बड़ा रहता है, जहनी तनाव नहीं रहता, नींद अच्छे से आती है, भूख अच्छे से लगती है, बीमारियां कम पीछा करती हैं। बस ये है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिससे ऐसी जगह जाएं जहां लोगों को मजीद इंसाफ दे सकें और उनकी खिदमत कर सकें। कोशिश करेंगे उसके लिए भी इंशाल्लाह। रशीद साहब, रिटायरमेंट का जो दिन था, सुबह से लेकर के शाम तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ हुआ? डैंग साहब उस दिन 10 बजे से पहले ही मेरे ऑफिस के बाहर तांता लग गया था लोगों का। अब वहां से निकलते निकलते जनाब मुझे 6:30 बज गए थे, या 6 या 6:30 शाम के। इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब इतने गरीब गरीब लोग थे। एक मुझे अब नाम भूल गया है, एक बूढ़ी सी औरत थी, कहीं कैंठी से भी कहीं दूर की थी, वो कैंठी से आगे एक पटवार है कहीं, उसकी कहीं रहने वाली थी। वो इतनी वो रो रही थी। फिर मैंने उसको गले के साथ लगाया, मैंने कहा क्या बात है? कहती कुछ नहीं, बस तेरे जाने का गम है, कि मतलब जिस तरीके से हम तहसील में आते थे अब हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहता बिल्कुल हमें पता है, हमने पहले भी देखा है, तो बस तेरे जाने का ही गम है। मैंने कहा तेरा कोई काम कहा नहीं, मेरा कोई काम कर दिए हैं सारे, लेकिन ये दुख है कि अब हम तहसील में नहीं आ पाएंगे, तो वो हमारे लिए परेशानी है। और उसने मुझे इतना किया कि फिर उसने मुझे, बड़ी गरीब थी वो, हार डाला मेरे गले में, वो 400-500 रुपए का होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं बड़ा, मुझे आंसू निकल के, मैंने कहा तू इतनी गरीब है, तू क्यों ये कर रही है? कहती नहीं, अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं अपनी जान निकाल दूंगी, अगर तू मेरा हार मुझे वापस करेगा। तो मैंने ले लिया। तो बड़ी दुआएं मिलती हैं लोगों से उस तरीके से जनाब। मैं फिर वहां से
6 के करीब वहाँ से निकले, 8 के करीब यहाँ हम पहुँचे उधमपुर, तो वो 12 बजे तक फंक्शन चला, सैकड़ों, हज़ारों आदमी यहाँ इकट्ठे थे। वो उधमपुर में वेट कर रहे थे, तो फिर इवन के मेरे डीसी साहब थे वहाँ के, वो भी साथ आए थे, पूरा स्टाफ साथ आया था। ब्राह्मण से लोग बड़े आए थे, बहुत से लोग आए थे, अपनी गाड़ियाँ करके आए थे। तो अच्छा लगा मुझे रिटायरमेंट के बाद कि चलो कम से कम लोगों को ये लगा। फिर बहुत से लोगों को कहने लगे लोग बाद में कि सर हमें पता नहीं लगा। अगर डैंग साहब लोगों को बता देता मैं, तो मुझे पता था उस दिन हज़ारों लोग होने थे जिनको मैं संभाल नहीं सकता था। इसलिए हमने किसी को ज़्यादा इसको मुश्तहर नहीं किया था, बताया नहीं था, बस ये बात है। रफीक साहब, जो आम जनता देख रही है, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी, और जो आपके ही साथी हैं, संगी हैं, डिपार्टमेंट में हैं या रेवेन्यू में जो लोग सर्व कर रहे हैं, क्या एक मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए भी? मैं उनको ये कहूँगा कि खलक की आवाज़ नकारा ए खुदा, कि खलक की खिदमत करो, गरीबों को, बेसहारों को, नाहतों को मत सताओ, इनकी बद्दुआएं मत ले लो, इनकी दुआएं ले लो। आपकी ये दुनिया में किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी, ऊपर वाला आपको हर चीज़ देगा। तो इनकी मदद करो, गरीबों की मदद करो, और लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि कोऑपरेट करें। हर आदमी ख़राब नहीं होता। आप अपने मसाइल लेके लोगों के पास जाएं, रेवेन्यू के पास जाएं। अच्छे अच्छे लोग भी हैं रेवेन्यू में, अच्छे ऑफिसर भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं अगर, तो कुछ अच्छे भी हैं। तो कोशिश करें बहरहाल अपनी तरफ से, और बिला वजह किसी की ये र्यूमर उड़ा दें कि वो फलां आदमी खराब है। नहीं, पहले देख लें, अगर वो खराब है तो फिर जो मर्जी करें, लेकिन अगर वो नहीं है तो मत उसके लिए ऐसा करें। तो बाकी मैं ये कहता हूं कि जैसी मुझे कोऑपरेशन लोगों की मिली है, तो मैं तो अपने आप में सर, वो कहते हैं ना कि इतना प्रसन्न हूं इस बात को लेके कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि गरीब की खिदमत करो, उससे आपकी दुनिया जो है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और आपकी आखिरत भी बन जाएगी। मैं ये कहता हूँ सर। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया डैंग साहब, मेहरबानी। तो ये थे हमारे साथ रफीक अहमद साहब, रिटायर्ड तहसीलदार। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।